आज का टॉपिक है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ब्रेन डेवलपमेंटल डिजॉर्डर है। इस डिजॉर्डर को आज हम लोग थोड़ा डिटेल से समझेंगे। पहला आपका पॉइंट है, ऑटिज्म इज ए कंडीशन रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट दैट इम्पैक्ट हाउ ए पर्सन परसीव एंड सोशलाइजेस विद अदर। यानी ऑटिज्म एक ब्रेन डेवलपमेंटल डिजॉर्डर है। जिस बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है उनको ही ऑटिज्म होता है। और ये किसके ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाता है? हाउ ए पर्सन परसीव एंड सोशलाइजेस विद अदर। यानी जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है, यानी जो ऑटिस्टिक पर्सन होते हैं, वो लोग अपने एनवायरनमेंट को, यानी अपने एनवायरनमेंट पे क्या चल रहा है उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। और अपने एनवायरनमेंट पे जो लोग रहते हैं उनके थॉट को, उनके एक्सप्रेशन को वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। एंड सोशलाइजेस विद अदर, यानी जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग लोगों के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है कॉजिंग प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग दूसरों के साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और उनको कम्युनिकेशन करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। द डिसऑर्डर ऑल्सो इंक्लूड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। यानी जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग एक बिहेवियर को बार बार शो करते रहते हैं। नेक्स्ट है ऑटिज्म इज ऑल्सो नोन एज ASD एंड ASD स्टैंड्स फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। ये आपको याद रखना होगा कि ASD स्टैंड्स फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। तो यहीं पे स्पेक्ट्रम वर्ड को क्यों जोड़ा गया है इसको समझते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है वाइड रेंज ऑफ सिम्टम एंड सिवेरिटी। यानी इस डिजॉर्डर पे वाइड रेंज ऑफ सिम्टम एंड सिवेरिटी है। सिम्टम को हिंदी पे लक्षण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ऑटिज्म डिसऑर्डर पे बहुत सारे सिम्टम हैं। जैसे बुखार पे है ना, मतलब कुछ लिमिटेड सिम्टम है, जैसे सभी का बॉडी पूरा गर्म हो जाता है और कुछ खाने के लिए मन नहीं लगता है, मतलब बहुत ही कम और बहुत ही लिमिटेड सिम्टम है। पर जो ऑटिज्म जो डिसऑर्डर है इसके बहुत सारे सिम्टम है और जो सिवियरिटी है, इसका जो लेवल ऑफ सिवियरिटी है ये भी बहुत ही वाइड रेंज का है। यानी किसी के में इसका लेवल बहुत कम हुआ रहता है, किसी के में बहुत ज़्यादा, किसी का मिडिल मिडिल हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब है इस डिसऑर्डर पे बहुत सारे सिम्टम हैं और इसका जो लेवल ऑफ जो सिवियरिटी है ये भी बहुत ही वाइड रेंज तक का है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑटिज्म इज ए लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये एक लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। अफेक्टिंग, यानी ये किसको अफेक्ट करता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है उसके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे सपोज मान लो आप क्लास पे कुछ गंदा काम कर रहे हो और मैं गई और मैं ज़ोर से आपको बोली कि व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको डांट रही हूँ। पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जब मैं वर्ड्स को यूज नहीं करूँगी और थ्रू बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और फिर हैंड गेस्चर्स के थ्रू अगर मैं कुछ बोलूँगी तो उसके हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखो, जैसे हमारे क्लास पे भी होता है कि कभी कभार टीचर हमको कुछ बोलते तो नहीं है पर पूरा आंख बड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर दांत को ऐसे चबाते रहते हैं और पूरा एक टक से हमको देखते रहते हैं। तो वहीं से हमको पता चल जाता है कि हम लोग शायद कुछ गंदा काम कर रहे हैं और इसीलिए टीचर हमको देख रहे हैं। तो यहीं पे टीचर क्या कर रहे हैं, हमको कुछ बोल तो नहीं रहे, मतलब कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ये हमको बोल रहे हैं कि आप कुछ गंदा काम कर रहे हो। तो जब हम लोग वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और जब हम लोग वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है उनका वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। वो लोग इस चीज़ को ठीक से कर नहीं पाते हैं और दूसरों के वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अगर आप एक ऑटिज्म पर्सन के पास जाओगे और उसको ऐसे ज़ोर से ऐसे आंख बड़ा बड़ा करके अगर देखोगे तो वो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कि ये गुस्सा कर रही है या फिर कर रहा है। ऐसी बातें उनको समझ में नहीं आती है। एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी वो लोग लोगों के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाते हैं। इट इज़ जनरली एविडेंट ड्यूरिंग द चाइल्ड फर्स्ट 3 ईयर। मतलब बच्चे का पहला 3 साल में ये क्लियरली आपको पता चल जाता है कि इसको ऑटिज्म हुआ है। एंड एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड परफॉर्मेंस। देखो, अगर एक बच्चा ठीक से अगर लोगों के साथ अगर घुल मिल नहीं पा रहा है, दूसरों के वर्ड्स को अगर समझ नहीं पा रहा है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अगर समझ नहीं पा रहा है, तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उसका ठीक नहीं होगा। तो उसके परफॉर्मेंस पे भी प्रॉब्लम आती है।
नेक्स्ट है वर्ड ऑटिज्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑटोस मीन्स सेल्फ। ओके, सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाले ऑटिज्म को क्लासिफाई किए हैं कि ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है फ्रॉम सीएनएस डिसऑर्डर। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जब कुछ प्रॉब्लम होता है तभी ही ऑटिज्म होता है एक पर्सन को। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। तो पहला है आपका प्ले अलोन, जिस बच्चे को ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हैं। डिप्रेशन, वो लोग थोड़ा डिप्रेशन पे रहते हैं। नेक्स्ट है, यहीं पे देखो लिखा गया है इनटॉलरेंस टू साउंड्स। ओके, मतलब अगर एक ऑटिज्म पर्सन के पास अगर आप कोई तेज़ लाउड अगर गाना चला दोगे या फिर कोई सडन अगर नॉइज अगर आ जाएगा तो वो लोग थोड़ा इंटॉलरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिजेक्टिंग कडल, अगर आप एक ऑटिस्टिक पर्सन के पास जाओगे उसका हाथ पकड़ोगे तो वो लोग थोड़ा रिजेक्ट करते हैं। अगर उनको अगर कडल करने को अगर चाहोगे तो उसको भी वो लोग रिजेक्ट करते हैं। स्लीप प्रॉब्लम, उनके स्लीपिंग पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, वो लोग लोगों के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाते हैं। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, जिनको ऑटिज्म हुआ रहता है उन पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है लिमिटेशन इन सोशल इंटरेक्शन, आपके सोशल इंटरेक्शन पे उनकी क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है जिनको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग दूसरों के साथ ठीक से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नॉट इनिशिएटिंग सोशल इंटरेक्शन, यानी एक बात को अपनी तरफ से खुद पहले स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे हॉस्टल पे हम लोग अगर सपोज कोई अगर नया अगर रूममेट आया है आपके रूम पे तो हम लोग कैसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपका घर कहाँ पे है। मतलब खुद एक बात को हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग उसके साथ ठीक से घुल मिल पाए। पर जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग एक बात को अपनी तरफ से पहले स्टार्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो लोग दूसरों के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाते हैं। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ग्रुप इंटरेक्शन, वो लोग थोड़ा अकेले रहने को थोड़ा पसंद करते हैं। अगर ऐसे पर्सन को अगर आप छुओगे या फिर हाथ पकड़ोगे या फिर कडल करने को अगर चाहोगे तो वो लोग रिजेक्ट करते हैं। एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को वो लोग बार बार शो करते रहते हैं। डजंट सीम हियर व्हेन अदर्स टॉक टू हिम और हर, अगर उनके साथ अगर आप बात करोगे तो वो लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे वो लोग आपको सुन ही नहीं रहे हैं। डजंट शेयर इंटरेस्ट और अचीवमेंट विद अदर, अगर उनका अगर कहीं पे कुछ इंटरेस्ट है या फिर उनके पास कुछ अचीवमेंट है तो वो लोग दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है इनअप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट होता है जिसके वजह से आपको उनकी बात ठीक से समझ में नहीं आएगी। फेस डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, उनके कम्युनिकेशन यानी उनके बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग दूसरों के वर्ड्स को, दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरों के बॉडी लैंग्वेज को वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। एंड थर्ड है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ पीच इंटोनेशन वाइल स्पीकिंग, जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है उनका जो पीच होता है मतलब उनका जो टोन होता है, उनका इंटोनेशन और जो स्ट्रेस होता है वो भी बहुत ही इनअप्रोप्रिएट होता है वाइल स्पीकिंग। नेक्स्ट है यूज इनकम्प्लीट सेंटेंस, जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग आधा बात बोलते हैं फिर आधे पे फिर चुप रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी आधी बात समझ में आएगी और आधी बात क्या बोल रहे हैं आपको उनकी बात समझ में ही नहीं आएगी। स्पीक एबनॉर्मली लाउड और क्विक, यानी कभी कभार वो लोग बहुत ही ज़ोर से बोल देते हैं, कभी कभार बहुत धीरे से बात करते हैं। रिपीटेटिवनेस ऑफ लास्ट वर्ड और फ्रेजेस, यानी लास्ट वर्ड को वो लोग बार बार बोलते रहेंगे। डिफ़िकल्टी इन डायरेक्शनल टर्म्स, या जैसे हमारे डायरेक्शनल टर्म्स है लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक, ऐसे डायरेक्शनल टर्म्स को वो लोग ठीक से समझ नहीं पाता है जो ऑटिस्टिक पर्सन होते रहते हैं। ओके, सो रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन बाय रिपीटिंग इट रेदर देन आंसरिंग इट, अगर आप एक ऑटिस्टिक पर्सन को कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो वो लोग जवाब नहीं देते हैं बल्कि वो लोग फिर वो क्वेश्चन को फिर और एक बार दोहराएंगे। जैसे मैं एक ऑटिस्टिक पर्सन को पूछी कि व्हाट इज़ ऑटिज्म, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं व्हाट इज़ ऑटिज्म, मतलब उनको आंसर देना चाहिए था पर वो लोग फिर और एक बार क्वेश्चन को फिर दोहराते हैं, फिर उनको आंसर देने पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन इन बिहेवियर एस्पेक्ट, आप उनके बिहेवियर पे क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, मतलब अगर उनके साथ अगर बात करते रहोगे तो उनका मूवमेंट कभी कभार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। उनका जो इमोशन है लाइक फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, मतलब जब हम लोग डर जाते हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं तो सभी लोगों के कुछ कॉमन इमोशन है पर उनका इमोशन बहुत ही अनयूजुअल होता है।
डेवलपमेंटल लैग इन ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस का मतलब है देखो बड़े बड़े, ओके। मोटर स्किल्स का मतलब क्या है, जब जब हमारा पूरा बॉडी मूव होता है, जैसे हम लोग चलते रहते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं तो हमारा पूरा बॉडी मूव होता है। तो इनके पे मतलब ये जो ग्रॉस मोटर स्किल, ये इस जगह पे ये लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लैग का मतलब है पीछे रह जाना, मतलब इन सारे चीज़ों का डेवलप होना, जैसे बड़े बड़े मसल्स का डेवलप होना, इन सारे चीज़ों पे वो लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं। उनका जो पोस्चर होता है वो भी बहुत ही गड़बड़ी का होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल लैग इन द फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब है जब हम लोग अपने बहुत ही छोटे छोटे मसल्स को यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कलर करते रहते हैं। जैसे मान लो यहीं पे एक घर दिया गया है, तो नॉर्मल पर्सन कैसे कलर करता है, बहुत ही ध्यान दे के ऐसे ऐसे कलर करता रहता है ताकि ये कलर बाहर ना आए। पर जो ऑटिस्टिक पर्सन होते रहते हैं उनको ये फाइन मोटर स्किल पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे काम, मतलब कुछ फाइन काम वो लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं, जैसे पेंटिंग करना, कलरिंग करना, या फिर किसी चीज़ को खोद खोद के जो बनाते हैं जिसको स्कल्पचिंग कहते हैं। ये सारे फाइन काम पे वो लोग ठीक नहीं रहते हैं। स्विचिंग ओवर फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब एक एक्टिविटी के तुरंत बाद और किसी काम को करना वो लोग जल्दी जल्दी स्विच नहीं कर पाते हैं। इनएबिलिटी टू परसीव पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन, यानी उनके एनवायरनमेंट पे अगर कुछ डेंजरस सिचुएशन है तो वो लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अगर जल रहा है तो उसको समझ नहीं पाते हैं कि आग जल रहा है, ये एक डेंजरस सिचुएशन है, मतलब भाग जाना चाहिए यहीं से। ऐसे डेंजरस सिचुएशन को भी वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हैप्पीजेड अरेंजमेंट ऑफ थिंग, चीज़ों को यहाँ वहाँ रखते हैं। कॉजेस इंजरी टू सेल्फ, कभी कभार वो लोग खुद को भी इंज्योर करते हैं, जैसे खुद को बाइट कर देना या फिर दीवार पे सर पटकाना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन इन इमोशन। उनके इमोशन पे क्या क्या लिमिटेशन है। पहला आपका पॉइंट है समटाइम दे बिकम टू इमोशनल। कभी कभार वो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कभी कभार ऐसे वो लोग रहते हैं जैसे उनके मन में कुछ इमोशन ही नहीं है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विथ लाउड एंड सडन साउंड। अगर एक ऑटिस्टिक पर्सन के पास अगर आप कोई तेज़ गाना अगर चला दोगे या फिर कोई सडन अगर साउंड भी आ जाएगा तो वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। लाफ, क्राई और थ्रो अ टेंट्रम फॉर नो रीजन, मतलब बिना किसी की बात वो लोग हंसते रहेंगे, कभी कभार रो लेते हैं या फिर ज़बरदस्ती का कुछ नखरा करते हैं फॉर नो रीजन। वांट टू स्टे अलोन, थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हैं। अपीयर्स डिसइंटरेस्टेड और अनअवेयर ऑफ अदर पीपल और व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, यानी उनके अराउंड क्या क्या चल रहा है, उनके साइट पे लोग क्या कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन को वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। सो नेक्स्ट है लिमिटेशन इन स्कूल एक्टिविटी। स्कूल एक्टिविटी पे उनके क्या क्या लिमिटेशन है। पहला है शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। स्कूल पे क्या हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अटेंटिव रहना रहता है, कोई कुछ बोल रहा है तो हमको थोड़ा ध्यान दे के उनकी बातों को सुनना रहता है। पर जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है वो लोग बहुत ही कम टाइम तक, यानी शॉर्ट स्पैन लिखा गया है, बहुत ही कम टाइम तक वो लोग अटेंटिव रह पाते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बहुत ही कम टाइम तक वो लोग ध्यान दे के उनकी बातों को सुन पाते हैं। एक्सेप्शनली हाई स्किल इन सम एरिया एंड वेरी लो इन अदर। कुछ एरिया पे वो लोग एक्सेप्शनली हाई स्किल होते हैं। मतलब अगर सपोज अगर एक ऑटिस्टिक पर्सन का अगर मैथ अच्छा है तो वो लोग एक्सेप्शनली हाई रहते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेना, थ्योरम को बहुत ही जल्दी जल्दी समझ लेना, कोई प्रॉब्लम अगर है बहुत ही फटाफट उसको सॉल्व कर लेना। तो कुछ कुछ एरिया पे वो लोग बहुत ही अच्छे रहते हैं और कुछ कुछ जगह पे वो लोग बहुत ही लो रहते हैं। थर्ड है डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग कम्प्रहेंशन। नेक्स्ट है लिमिटेशन इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। पहला है बम्पिंग इनटू ऑब्जेक्ट। अगर वो लोग अगर चलते रहेंगे तो किसी चीज़ से वो लोग बार बार टकराते रहेंगे। सेकंड है पुअर इन पर्सनल एंड लाइक कम्बिंग एंड ब्रशिंग। उनका फाइन मोटर जो स्किल है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसीलिए वो लोग कंघी करना, ब्रश करना, उन ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। ऑड पोस्चर, उनका पोस्चर बहुत ही गलत रहता है। इरेगुलर स्लीप पैटर्न। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ ऑटिज्म। क्या क्या कॉजेस हैं ऑटिज्म के। पहला है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, सेकंड है वायरस। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ऑटिज्म होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट है और वो हाई डोज पे अगर मेडिसिन या फिर ड्रग्स ले रही है तो उसके बच्चे को ऑटिज्म होता है।
प्री मैच्योर बर्थ यानी अगर एक बच्चा अगर जल्दी अगर पैदा हो गया है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं 6-7 महीने पे पैदा हो जाते हैं, तो अगर ऐसा भी अगर कोई बच्चा है तो उसको ऑटिज्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो प्री मैच्योर बर्थ है उसको ऑटिज्म होगा ही होगा, ऐसा कोई आप नहीं कह सकते हैं। ओके, ब्रेन डिसफंक्शन, क्योंकि ये एक ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो ब्रेन भी जब आपका काम नहीं करेगा तो ऑटिज्म होगा ही होगा। बिंग बर्थ टू ओल्ड पेरेंट्स, अगर किसी का अगर बहुत एज हो गया है और मतलब बहुत ही अगर लेट पे अगर उनका अगर बच्चा हुआ है तो उसको भी ऑटिज्म हो सकता है। ओके, तो यहीं पे देखो हो सकता है, मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ज़रूर होगा। मतलब अगर प्री मैच्योर बर्थ है अगर है तो ज़रूर ऑटिज्म होगा, ऐसा आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। क्या क्या प्रिवेंशन है, तो पहला यहीं पे देखो डायरेक्टली लिखा गया है, नो क्योर फॉर ऑटिज्म टिल डेट बट इफ़ डायग्नोस्ड अर्ली इन अर्ली एज, यहीं पे इन अर्ली एज होगा। ओके, यहीं पे होगा इफ़ डायग्नोज इन अर्ली एज मैनी टाइप्स ऑफ थेरेपी कैन बी गिवन। देखो ऑटिज्म का कोई परमानेंट या फिर कोई एक्यूरेट क्योर नहीं है, पर अगर हमको अगर अर्ली एज पे अगर पता चल गया तो हम लोग कुछ कुछ थेरेपी दे सकते हैं। थेरेपी का मतलब है जब हम लोग एक पर्सन को मेडिसिन नहीं देते हैं या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उसके मतलब ड्रग्स मेडिसिन के अलावा जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम लोग कहते हैं थेरेपी। जैसे है फैमिली थेरेपी, जिसको ऑटिज्म हुआ रहता है उनके फैमिली को बोला जाता है कि आप थोड़ा उसके साथ थोड़ा ठीक से व्यवहार करना ताकि वो थोड़ा कुछ हद तक वो ठीक हो जाए, क्योंकि परमानेंट या फिर एक्यूरेट क्योर तो हमको भी पता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा कुछ हद तक वो ठीक हो जाए। सोशल स्किल थेरेपी, मतलब उसको हम लोग सिखाएंगे, उस बच्चे को सिखाएंगे कि लोगों के साथ ऐसा रहना चाहिए, अगर कोई पर्सन अगर फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर कोई आपको अगर आँख अगर बड़ा बड़ा करके दिखा रहा है इसका मतलब वो आपसे गुस्सा है। मतलब इस टाइप का सोशल स्किल थेरेपी हम लोग सिखा सकते हैं बच्चे को। वोकेशनल ट्रेनिंग आप दे सकते हो। अवॉइडिंग ड्रग्स एंड हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट है तो कोई हाई डोज ऑफ मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स भी नहीं लेना चाहिए ताकि आपके बच्चे को ऑटिज्म ना हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑटिज्म। पहला है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। यहीं पे ये बोला गया है कि एक बच्चा को अगर चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर अगर है तो वो पहला 3 या फिर 4 साल उसका जो डेवलपमेंट वो बहुत ही नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं उसका डेवलपमेंट पूरा नॉर्मल होगा। पर सडनली क्या होता है 3-4 साल के बाद वो लोग जो कुछ भी सीखे रहते हैं, मतलब उनका जो सोशल स्किल है या फिर जो लैंग्वेज जो स्किल है वो सब कुछ वो लोग भूल जाते हैं, और बात पे मतलब 3-4 साल के बाद वो लोग कुछ चीज़ को वो लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अगर उनके साथ अगर कुछ आप बात करोगे तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं। पर पहला 3-4 साल उनका पूरा नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। रेट सिंड्रोम ये ज़्यादातर फीमेल को होता है, और ये क्या है, ये भी एक डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम है दैट लीड टू द डेवलपमेंटल प्रॉब्लम स्पेशली इन द एरिया ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। मतलब जिसको रेट सिंड्रोम हुआ रहता है वो लोग एक लैंग्वेज को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपने हाथ को भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है परवेसिव डेवलपमेंटल सिंड्रोम। इस पे क्या है, इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट इन्वॉल्व डिले इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी बेसिक स्किल। जैसे मतलब आपका है एबिलिटी टू सोशलाइज विद अदर, मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना, कम्युनिकेट करना, अपने इमेजिनेशन को यूज करना, इन सारे काम पे वो लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। डिले इन द डेवलपमेंट मतलब ये चीज़ बहुत ही धीरे धीरे उनकी डेवलप होती है। नेक्स्ट है क्लासिकल ऑटिज्म। दिस इज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंजेस एंड अनयूजुअल बिहेवियर। मतलब उनके कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम आएगी, ये सोशल मतलब लोगों के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाएंगे, उनका जो बिहेवियर होगा बहुत ही अनयूजुअल होगा। एस्पर्जर सिंड्रोम, इट कैन लीड टू डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग सोशली, मतलब वो लोग लोगों के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाएंगे, एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करते रहेंगे। एंड क्लमजीनेस। तो देखो यहीं पे जो हम लोग जो टाइप्स ऑफ जो ऑटिज्म पढ़े, तो आप इसके थोड़ा हेडिंग को बस याद रखना, जैसे क्लासिकल ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, मतलब ये डिसऑर्डर के बस नाम याद करना। अगर आप लास्ट मिनट पे अगर पढ़ रहे हो तो बस ये नाम को याद रख लेना, क्योंकि ऑटिज्म के कुछ कुछ कॉमन सिम्टम है, जैसे एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करना, सोशल इंटरेक्शन पे प्रॉब्लम आती है, उनके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम आती है। तो इन सारे चीज़ को आप लिख सकते हो उसके अंडर।